नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी मिशन शक्ति पार्ट 3 को लॉन्च करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी 23 अगस्त की बजाय अब 5 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करेगी। तो वहीं बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोला है। हापुड़ में बीजेपी विधायक का विरोध हुआ है। बारिश का कहर लगातार जारी है। इस बीच यूपी में आज 2 जगहों पर मकान गिरने की खबर सामने आई। तो आपको बता दें कि ये 5 खबरें हैं और इन 5 खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है। पहली तस्वीर जहां सपा की रणनीति बदल गई है। जो 23 अगस्त से शुरू होना था प्रबुद्ध सम्मेलन, वो 5 अगस्त से शुरू होगा। मिशन शक्ति पार्ट 3 लॉन्च करेंगे सीएम योगी कुछ ही समय में। तो वहीं तीसरी खबर, विधायक का विरोध किया गया है। और चौथी खबर, मौत का मकान, बारिश की वजह से दीवार गिरने के चलते मौत हो गई है मजदूर की। और ये 5वीं तस्वीर, सतीश चंद्र का हमला बीजेपी पर ब्राह्मणों को लेकर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की हत्या की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को चुन चुनकर उनकी हत्या कर देती है, ये कहा था सतीश चंद्र मिश्रा ने। तो बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान सांसद भोला सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये गतिरोध टूटता क्यों नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह जी हैं। इस सांसदों की जो एक बैठक 2 दिनों तक जो है सांसदों की बैठक चली, उसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है योगी जी से, इसलिए अब सांसदों को लगाया जा रहा है। उन तमाम मंत्रियों को चेहरा बना करके लगाया जा रहा है जिनको सिंबॉलिकली जो है जानबूझ करके सियासी गणित साधने के लिए उनको मंत्री बनाया गया। अब उनको आगे करके बीजेपी राजनीति कर रही है। दरअसल बीजेपी का किसी पिछड़े या दलितों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, संगठन और प्रतिनिधि हर प्रदेश के 2-3 महीने में साथ में बैठते हैं और उसी के तहत ये बैठना हुआ। कोई इसमें नया पहली बार नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और कोई नया कोई मुद्दा नहीं है। और जो बात कांग्रेस का आरोप है कि उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा निकालेंगे हम, लाइन ऑर्डर जितना अच्छा हुआ है, ना सपा में हुआ, ना बसपा में हुआ, ना कांग्रेस के उसमें हुआ। और अगर बात करनी है कांग्रेस को अपना असली रूप देखना है तो राजस्थान में देखे ना जाके किस तरीके से दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में, पिछड़ों के साथ में दिन दहाड़े उनकी हत्या हो रही है, दिन दहाड़े उनकी पिटाई कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मौन बने बैठे हुए हैं। अभी नीट में जो आरक्षण आप लोगों ने जो है अभी घोषित किया, जो है ओबीसी और एससी का जो आरक्षण जो है 27% ओबीसी का आपने नीट पर घोषित कर दिया मेडिकल कोर्सेस में, उसको लेकर के भी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि अगर मंशा होती तो पहले करते, अब चुनाव से ठीक पहले केवल एक चुनावी एजेंडा है। ये आरक्षण जो किया, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ इस देश के पिछड़ों और दलितों की तरफ से। और क्योंकि अभी 24 नहीं आने वाला, 24 का चुनाव नहीं है, पूरे देश के इसका लाभ मिलेगा, किसी स्पेशल प्रदेश के लिए नहीं है। तो कांग्रेस को तो ये नहीं पता है कि उनको बोलना क्या है, उनके पास मुद्दा क्या है। बिल्कुल मुद्दा विहीन होकर वो आरोप लगाते हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि अभी प्रदेशों के चुनाव हैं, लोकसभा का देश का चुनाव 2024 में आने वाला है। बिल्कुल, ये थे सांसद भोला सिंह जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस या फिर पूरा विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग और सभी संप्रदायों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज या दिल्ली। तो वहीं सपा ने तेज की 2022 की तैयारी, युवजन सभा, छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का बुलावा। सपा कार्यालय पहुंचे सभी कार्यकर्ता, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। तो तेज कर दी है, 2022 में चुनाव हैं और उन चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है, जिसको देखते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय। यहां पर अखिलेश यादव उनसे बातचीत
कर रहे हैं। फिलहाल तमाम कार्यकर्ता सपा कार्यालय में मौजूद हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्लानिंग तैयार की है और उस प्लानिंग पर काम करवाने के लिए ही इस मीटिंग को बुलाया गया। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बातचीत की। 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए तो आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं। सपा ने तेज की 2022 की तैयारी, इसको देखते हुए एक तरफ जहां 5 अगस्त से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत सपा करेगी, तो दूसरी तरफ लगातार मीटिंग समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और अब कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव मिल रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की यह तस्वीर है जहां अच्छी खासी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और तैयारी में जुट गए हैं सब। 2022 की तैयारी अखिलेश यादव पूरी तरीके से करने में लगे हुए हैं। इस बार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी चल रही है, वहीं तमाम जो युवा नेता है उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। आज छात्र सभा के लोगों को बुलाया है अखिलेश यादव ने। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और क्यों बुलाया गया है। अखिलेश यादव ने आपको बुलाया है, क्यों बुलाया गया है? जी, अभी हम लोग नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष है छात्र सभा के, तो अब हम लोग को आदेश दिया गया है कि अपनी कार्यकारिणी बना के 15 दिन के अंदर घोषित करिए। और उसके अलावा हम लोग का भी काम चल रहा है विधानसभा और सेक्टर स्तर पे वोट बढ़वाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम लोग के वोट काटे जा रहे हैं। एक विशेष समुदाय के और जाति के आधार पर वोट काटने का काम हो रहा है, तो हम लोग को आदेश मिला है कि अभी अगस्त तक वोट बढ़वाइए। अच्छा, तो वोट बढ़वाने की जिम्मेदारी दी गई है, वोटर लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, विकास के कार्यों को आगे दिखाएंगे और साथ ही सरकार की कमियों को भी उजागर करेंगे। बूथ स्तर पर सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो वोटर लिस्ट तैयार करें, तहसील स्तर पर वो वोटर लिस्ट तैयार करें और साथ ही जो पार्टी है उसको मजबूती दे। ब्यूरो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। 12वीं में लगभग 99% से ज्यादा लोग पास हुए हैं। आप अपना रिजल्ट cbse.gov.in पर देख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट अब आ गए हैं जिसका बेसब्री से तमाम छात्रों को इंतजार था। वो घड़ी आ गई है और रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। लगभग 99% से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो पास हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के समय एग्जाम तो नहीं आयोजित किए गए थे, लेकिन इसका रिजल्ट बनाया गया था 10 के परसेंटेज पर और इसके साथ ही 11वीं के रिजल्ट को लेकर और 12वीं के जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसके आधार पर 70% रिजल्ट बनाया गया था और 30% प्रैक्टिकल का जोड़ा गया था। अब क्योंकि रिजल्ट सामने आ गए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम छात्रों का जो इंतजार था, लंबा इंतजार, वो खत्म हो गया है। cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट छात्र देख सकते हैं। cbse-results.nic.in पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। 12वीं में 99% से भी ज्यादा छात्र छात्राएं पास हुए हैं, तो खुशी की बात है ये। और 99% से भी ज्यादा क्योंकि बच्चे पास हुए हैं। अब आगे वो अपनी प्लानिंग करेंगे कि आखिर उन्हें किस फील्ड में जाना है, ग्रेजुएशन में वो कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे, उनके लिए ये राह आसान हो गई है। तो 30-30-40 फॉर्मूले के आधार पर परिणाम घोषित हुआ है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आया है और आपको बता दें कि कक्षा 10वीं के रिजल्ट जो आए थे वो, 11वीं के रिजल्ट जो आए थे वो और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के जो रिजल्ट आए थे उनको मिलाकर जो परिणाम है वो घोषित किए गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग 30% प्रैक्टिकल के भी जोड़े गए हैं। तो 70 और 30, 70% 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट हैं
और 30% प्रैक्टिकल। रिजल्ट हमारा ख़राब रहा है क्योंकि ज़्यादा के लिए कहेंगे नहीं, हमारी 80+ की उम्मीदें थी, तो उस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट आया नहीं है। क्योंकि ना हमने 10th में ना 11th में कोई मेहनत नहीं करी थी, क्योंकि हमें 12th में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए था। इस वजह से हमने सोचा था कि हम अच्छे मार्क्स ला के अच्छे कॉलेज में जाएंगे, पर वो हो नहीं पाया है हमारा। और जैसे कि चल रहा था कि क्या नाम है, पेपर होंगे नहीं होंगे, पर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, हम पढ़ते रहे थे कंटिन्यू, ट्यूशन वगैरह, इंस्टीट्यूट, सब जगह जाते थे। हमारी पूरी प्रिपरेशन थी और हमारी इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की वो थी कि लेकिन 11th का उसमें 30% का जो एक काउंट रहा, क्या लगता है वो भी एक बड़ी वजह रही इसकी? वो तो सबसे ज़्यादा ही वजह है, क्योंकि 11th में हमने कुछ करा नहीं था। और ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं, ज़्यादातर, क्योंकि औरों का पता नहीं, हम अपने लिए तो बताएंगे ना। क्योंकि 11th में हमने कुछ करा ही नहीं था ना, 10th में कोई खास मेहनत करी थी, 12th में हम मेहनत कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं है आपको इस रिजल्ट से? अब है नहीं, अब और तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो है उसमें ही हमें रहना पड़ेगा। फिर भी आपका फर्स्ट डिवीज़न आया है? हाँ, फर्स्ट डिवीज़न है, पर हमारी मेहनत तो ज़्यादा। उम्मीद ज़्यादा थी ना, और हमारी उम्मीद इसमें भी ज़्यादा थी कि जो हमें CBSE अपनी तरफ से नंबर देगी उसमें भी हमारे ज़्यादा आने चाहिए थे, और वो भी हमारे कम ही आए हैं। उम्मीद 75 की थी इसमें भी, और पेपर देते तो वो तो 80+ थी ऊपर। यानी कि आप अगर कहें तो पेपर होते तो बेहतर होता। हाँ, पेपर होते बेहतर होता, पर अगर पेपर हुए भी नहीं तो हमारी उम्मीद तो 75 की थी, पर मार्क्स उसके हिसाब से कम आए हैं। कम है। पर जो है वो ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आई है। ठीक। आप की गाइड करते हैं? कोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ब्रजेश। मेरा सवाल ये रहेगा कि रिजल्ट तो घोषित कर दिए गए हैं और वेबसाइट भी लगातार News1 इंडिया दिखा रहा है कि कहां पर रिजल्ट बच्चों को मिलेंगे। खुशी की बात यह है कि 99% से ज्यादा बच्चे पास हो गए हैं, लेकिन जो बच्चे नाखुश हैं, जो सेटिस्फाई ही नहीं है अपने रिजल्ट से, क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय के इंतजार के बाद CBSE का रिजल्ट जारी हुआ है। CBSE के 12वीं के नतीजे आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 99% जो है बच्चे इसमें पास भी हुए हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि जिनकी अपनी अलग अलग मेरिट के हिसाब से, जो डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको अगर मार्किंग नहीं मिली है, तो उसको लेकर के वो स्क्रूटनी कर सकते हैं, उसको जो है वो रीअपील कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा जो है एक जो पोर्टल में उसमें स्पेस भी दिया गया है, और उसे कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कब जो है बच्चों को आगे के भविष्य के बारे में सोचने का समय मिलेगा। तो आखिरकार अब CBSE का रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट को देख करके बहुत सारे चेहरे खिले हैं, तो बहुत सारे चेहरे मुरझाए हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि क्योंकि 12वीं के रिजल्ट्स की घोषणा हो गई है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और वी कैन गेट इनटू द सेम कॉलेज, और मेरे से भी अच्छे कॉलेज में जाएगा ये। बाकी की बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ है रिज़ल्ट देख के, मुझे बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं है रिज़ल्ट जो आया है उसके हिसाब से। यानी एग्ज़ाम होते तो बेहतर रहता? एग्ज़ाम होते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि जिस लेवल से हम लोगों ने प्रिपरेशन करवा रखी थी, जिस लेवल से मैंने इसको तैयार किया था अपने भाई को, वो था मतलब कि टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग में वे टुक ऑनलाइन क्लासेस, बट उस टाइप के इंटरेक्शन नहीं हो पाते टीचर्स के साथ। सो उस वजह से मैंने अपनी खुद सेल्फ स्टडी करी थी 12th स्टैंडर्ड में, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया था कि कैसे इसको प्रिपेयर करवाना है मुझे। तो मैंने इसको उसी तरीके से अब पूरा इसका प्रिपरेशन मैंने करवाया, मैंने इसको चैप्टर्स रिवाइज करवाए, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए, बिकॉज क्योंकि स्कूल और इन सब से तो कोई लिंक, ऑनलाइन लिंक था, उससे वैसे टीचर्स की कोई इतनी ऑनलाइन वाली हेल्प थी, वैसी हेल्प नहीं थी। बाकी की अब रिज़ल्ट देख के तो मतलब जो मैंने इतनी मेहनत करी थी अपने भाई के साथ और जितना इसका रिज़ल्ट आना चाहिए था, पेपर होने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इससे। बाकी की वो अब एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद नहीं आया है। सो और कुछ बोलो?
ये तो है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है जो उनके मन में भी यही डर था कि डर तो था ही, क्योंकि मैंने 30-30-40 का जो फॉर्मूला है कुछ लोगों को सही समझ में नहीं आया है और कुछ लोग नाखुश हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि उनकी उम्मीदें कुछ और थीं और रिजल्ट कुछ और सामने आए हैं। हालांकि क्योंकि 99% लड़कियां 12वीं की परीक्षा में पास हैं और 99.13% लड़के 12वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। 10वीं के 30%, 11वीं के 30% अंक आधार बने हैं। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एक बार फिर से जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव, ये जो 30-30-40 का फॉर्मूला है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है छात्र छात्राओं को। उनका ये कहना है कि 10th और 11th में हमने इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन 12th में हम जब मेहनत कर रहे थे तो एग्जाम को ही पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई ना कोई फार्मूला तो इजाद करना ही होगा। जब एग्जाम कैंसिल किए गए कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई थी, प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा किया। ऐसे में जो रिजल्ट इंटरनल मार्किंग के आधार पर जो सीबीएसई ने जो फार्मूला तय किया उसके आधार पर होना था और उसी के तहत जो एक 13 सदस्यीय समिति गठित की गई थी उस समिति ने ये फैसला किया था कि 30-30-40 पॉलिसी के तहत, यानी कि 30% अंक 10वीं के, 30% अंक 11वीं के और 40% 12वीं कक्षा के यूनिट और जो मिड टर्म एग्जाम थे जो है और प्री बोर्ड एग्जाम थे उसके आधार पर तय किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस आधार पर मार्किंग की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मार्किंग बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आ रही है। तो अब उस पर उसका कोई भी जो है मतलब अपील करने का कोई वो नहीं, क्योंकि फार्मूला ही सीधे तौर पर ये है। अगर इस फार्मूले के लिहाज से देखा जाए तो फिर आप उसको किसी भी बच्चे के लिए कोई नया फार्मूला नहीं निकाला जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद चूंकि 31 जुलाई के अंदर जो है उन्हें रिजल्ट घोषित करना था, इसलिए 12वीं के रिजल्ट आज घोषित कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों को जो भी मेहनत करनी वो आगे करनी होगी, क्योंकि रिजल्ट एक सेट फॉर्मेट पर है, सेट फार्मूले पर है और इसके अतिरिक्त उस पर री अपील नहीं कर सकते। लगभग ज्यादा अगर देखें परसेंटेज में तो लड़कियों ने बाजी मारी है ब्रजेश, और लगभग 1% के लोग ऐसे हैं जो नाखुश है अपने रिजल्ट से और वो कह रहे थे कि ज्यादा उम्मीद तो की जा रही थी कि हमें ज्यादा परसेंटेज आएंगे, लेकिन बिलो 60 और 65 तक आए हैं हमें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो फिलहाल दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं, आप उनको बताएं कि आखिर क्या प्रोसेस है अगर वो फिर से एग्जाम देना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो है आप इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो आपके पास कुछ और विकल्प हैं कि आप एक बार री एग्जाम दे सकते हो, आप अपने एग्जाम को दोबारा जो है कंडक्ट करा सकते हो। अब उसके लिए सीबीएसई एक सेपरेट प्रोसीजर जारी करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो असंतुष्ट है अपने इस नतीजे से। तो अब उसके लिए एक सेपरेट प्रोसीजर सीबीएसई द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जिस फॉर्मेट पर ये पूरा रिजल्ट बनाया गया है उस फॉर्मेट को फिलहाल सीबीएसई बदलने को तैयार नहीं है, उसे नहीं बदला जा सकता। उसका कहना है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है बच्चे की योग्यता का आकलन करने के लिए, क्योंकि अगर आप योग्य हैं तो आपको कंटिन्यू मोड पर, यानी कि आपका हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर जो 10वीं 11वीं और 12वीं में जो कंटिन्यू प्रोसेस है हम उसके आधार पे आपका आकलन कर रहे हैं। हम मिड टर्म एग्जाम के आधार पर, क्योंकि मिड टर्म को लोग वैसे भी कैजुअल होते, सवाल तब भी खड़े होते कि आपने मिड टर्म एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आधार पर आप कैसे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट दे सकते, क्योंकि अमूमन सी बात है जब प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं उसको लेकर के लोग बच्चों का अप्रोच कैजुअल होता है, उनको लगता है कि बोर्ड में ज्यादा मेहनत करनी है। तो उस पर भी सवाल उठते, तो कोई ना कोई फार्मूला तो निकालना था। ऐसे में 10th 11th और 12th तीनों को मिला करके उस आधार पर आकलन किया गया है कि आखिर नतीजे किस तरह से आएंगे। ऐसे में कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं, लेकिन साल बर्बाद होने से बेहतर तो ये है कि नतीजे आए हैं, बच्चे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, आगे अपना जो है भविष्य में अपनी मार्किंग को बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो नाखुश है अगर वो एक बार फिर से एग्जाम दे दे और फिर सेटिस्फाई हो जाए तो आगे वो और भी ज़्यादा अपने भविष्य के लिए प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं। शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 10वीं के 30% और 11वीं के 30% और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के 40% नंबर जोड़े गए हैं। कोरोना के चलते सीबीएसई की परीक्षा क्योंकि नहीं हो पाई थी और ऐसे में आपको बता दें कि रिजल्ट
का एक फॉर्मूला तय किया गया, उस फॉर्मूले के तहत ही परिणाम घोषित किए गए हैं। तो वही मृतक आश्रित पुलिस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। मृतक आश्रित अभ्यर्थी पहुंचे भाजपा कार्यालय के बाहर। मृतक आश्रित पुलिस अभ्यर्थियों का आरोप है कि मृतक आश्रित कोटे की सीटों को नहीं बढ़ाया जा रहा है। 456 अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 29 पद दिए गए हैं। तो मृतक आश्रित कोटे की सीटों को नहीं बढ़ाया जा रहा है। 456 अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 29 पद दिए गए हैं। अभी उनकी मांग है कि इस संख्या को बढ़ाया जाए और इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन जारी है। थोड़ी कहासुनी भी हो गई है प्रदर्शन के दौरान। हालांकि अब इस पर क्या कुछ रुख सामने आता है ये थोड़े समय बाद ही पता चल पाएगा। यह इनका कहना है कि जो भाजपा भर्ती हुई है उसमें जो उनका कोटा मृतक आश्रित का है वो कम कर दिया गया। निश्चित तौर पर इस समय बड़ी संख्या में जो मृतक आश्रित पुलिस अभ्यर्थी हैं वो भाजपा कार्यालय के सामने बाहर और विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर पुलिस इनको हटाने की कोशिश यहाँ से कर रही है। हालांकि जो पुलिस है वो सक्रिय थी यहाँ पर। जैसे ही ये लोग पहुंचे तुरंत हटाने के लिए यहाँ पर पहुंच गई। निश्चित तौर पर काफ़ी लंबे समय से जो ये अभ्यर्थी हैं ये मांग कर रहे थे कि इनकी जो मृतक आश्रित कोटे की कोटा है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन इनका कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसके चलते ये लोग लंबे समय से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका कोटा बढ़ा करके इनकी भर्ती को पूरा किया जाए। इससे पहले भी ये लखनऊ पहुंचे हैं। क्या मांग यह है सरकार से सीट बढ़ाए। हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ है। किसी को ज्यादा सीट दिया गया है, किसी को कम सीट दिया गया है। मृतक आश्रित हम लोग 18-19 बैच के मांगे हम लोग की सीट बढ़ाया जाए, उचित पद पे परीक्षा कराया जाए, नियुक्ति किया जाए। हमारे जो 161 पद थे इन्होंने पता न कैसे हमारे पहले वाले बैच को दे दिए। हमें ये मांगे कि हमें न्यायोचित पद हमें दे दिया जाए। निश्चित तौर पर इनका जो पदों की संख्या है वो बढ़ाने को लेकर के इनका प्रदर्शन है, जिसको लेकर के ये भाजपा कार्यालय के सामने बाहर इसमें मौजूद हैं और पुलिस इनको हटाने की मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी अमित साहनी के साथ। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।